हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 और 13 जून 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 12 और 13 जून 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार वीडियो को देख रहे हैं, सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में, कौन सी कंट्री ने ISSF और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप 2022 हुआ है वो होस्ट किया है, और इंडिया ने इसमें टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो आपने 2 चीजें बतानी है कि एक तो ये वर्ल्ड कप जो शूटिंग का है ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है, दूसरा इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, और तीसरा भी आप एक क्वेश्चन बता सकते हो कि इंडिया कौन सी पोजीशन पे जो है वो लाई करता है। तो 3 चीजें आपने याद रखनी है। तो ये हुआ है दोस्तों, एग्जैक्ट जगह है बाकू। बाकू जो है वो बेसिकली कैपिटल है अजरबैजान की। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। इंडिया ने टोटल 5 मेडल जीते हैं, 5 में से 2 तो गोल्ड हैं और 3 मेडल जो हैं वो क्या हैं? सिल्वर है। ब्रॉन्ज मेडल कोई नहीं जीता, लेकिन 2 गोल्ड और 3 जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं, और इंडिया की ओवरऑल पोजीशन जो है वो 5th नंबर पे है। तो आपने 3 चीजें याद रखनी है। दोबारा से बोल रहा हूं कि एक तो ये शूटिंग वर्ल्ड कप जो हुआ है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया, एग्जैक्ट जगह याद कर लो बाकू, क्योंकि कैपिटल सबको पता है कि अजरबैजान की है। दूसरा, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 5। और तीसरा, इंडिया कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे। और 5 और आप ये 5th पोजीशन दोनों को आपस में याद भी रख सकते हो।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया ने 5 मेडल के साथ जो है वो इस वर्ल्ड कप में फिनिश किया है और ये वर्ल्ड कप 27 मई से लेकर 7 जून के बीच में हुआ है। बाकू में ये टूर्नामेंट किया गया और पहली पोजीशन पे दोस्तों रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसने 5 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, मतलब टोटल 8 मेडल इसमें जीते गए हैं। और यूएसए की तरफ से 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, इन्होंने भी 8 मेडल जीते हैं टोटल, लेकिन गोल्ड जो ज़्यादा हैं वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के। तो पहली पोजीशन याद रखनी है कि साउथ कोरिया जो है वो इसमें पहले नंबर पे है और इंडिया का स्थान जो है वो 5वां है। और इसमें एक बात आपने और याद रखनी है कि इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है। तो आप यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हो, स्वप्निल कुसाले, आशी चौकसी, इन्होंने मिक्स्ड इवेंट के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखना है। और साथ ही साथ इलेवनिल, रमीता और श्रेया, इन तीनों लड़कियों ने जो है वो 10 मीटर एयर राइफल गोल्ड के अंदर टीम इवेंट के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 गोल्ड मेडल इंडिया के पास आए हैं। और स्वप्निल कुसाले ने जो है वो इंडिविजुअल इवेंट में भी जो है वो सिल्वर मेडल जीता है। ऐसे ही अंजुम मौदगिल ने वुमेन इंडिविजुअल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। और स्वप्निल कुसाले, दीपक कुमार और गोल्डी गुर्जर ने भी सिल्वर मेडल एक टीम इवेंट के अंदर जीता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 2 गोल्ड मेडल जो हैं वो आ चुके हैं, 3 सिल्वर आ चुके हैं, लेकिन स्वप्निल कुसाले के पास एक तो गोल्ड है, 2 सिल्वर मेडल भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये प्लेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्वप्निल का ये पहला गोल्ड और आप कह सकते हो तीसरा मेडल था इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और स्वप्निल कुसाले जो हैं वो पहले भी जो है वो सिल्वर मेडल जीत चुके हैं और अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। तो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? म्यूनिच के अंदर मिलेगा, म्यूनिच मतलब जर्मनी के अंदर। और इसके जो हेड हैं वो हैं व्लादिमीर लिजिन, याद रख सकते हो आप नाम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वट इज़ द नेम ऑफ नासाज फर्स्ट मिशन टू वीनस? नासा का जो वीनस मिशन है उसका नाम बताना है और वो कौन से ईयर में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। 2 चीज़ों के साथ 2029 में उसको लॉन्च किया जाएगा और उसका नाम है दा विंची। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। और दा विंची का दोस्तों मतलब क्या है? डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन, नोबल गैसेस के बारे में, केमिस्ट्री और इमेजिंग के बारे में। तो आपने याद रखना है कि दा विंची का बेसिकली मतलब क्या है। और ये नाम जो आया है वो आप कह सकते हो पुराने टाइम के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट और साइंटिस्ट जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, उनके नाम से रखा गया है। और ये मिशन 2029 में जून में लॉन्च किया जाएगा और ये वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा 2031, मतलब एग्जैक्टली 2 साल के बाद जो है ये वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। और ये फर्स्ट मिशन होगा जो वीनस में भेजा जाएगा, जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वहाँ पे भेजा जाएगा ताकि वीनस के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकें। और इस दा विंची मिशन के अंदर ही जो है वो एक वीनस ऑक्सीजन फिजिसिटी है जो कि एक सेंसर की तरह काम करेगा, जो कि ये चेक करेगा कि वहाँ पे कितनी ऑक्सीजन जो है वो वीनस के सरफेस पे प्रेजेंट है। ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है ये इंस्ट्रूमेंट या ये सेंसर। तो इसका मतलब इसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है या इसको टेस्ट किया गया है या एनालाइज किया गया है इसको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि ये जो वीनस ऑक्सीजन फिजिसिटी सेंटर डेवलप किया गया है ये स्टूडेंट कोलैबोरेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप किया गया है। और ये मिशन बहुत ही खास है क्योंकि इससे पता लगेगा कि वीनस जो है वो कैसे हुआ है या वीनस जो है वो किस तरह से उत्पन्न हुआ है या आज की स्टेट वीनस की क्या है और वीनस के अंदर जो क्लाउड्स हैं या उसका सरफेस है वो सारी जानकारी जो है वो इस मिशन के थ्रू मिल सकती है। और वीनस का पता करने का ये भी मतलब है क्योंकि वीनस को दोस्तों अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है या डेंसिटी जो है वो या साइज जो है वो अर्थ जैसा ही है। और साइंटिस्ट अगर वीनस के बारे में जान लेते हैं तो इसका मतलब हम अर्थ के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। और टेम्परेचर जो वीनस का है वो 471 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, बहुत ही कार्बन रिच एटमॉस्फेयर है और ये भी उसी तरह जो है वो ट्रैप कर लेता है गैसेस को जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो अर्थ के अंदर करती हैं। और साथ ही साथ इस मिशन के अंदर जो है वीनस एटमॉस्फेयर का तो हमें पता ही लगेगा और साथ ही साथ हमें एक अल्फा रेजियो जो कि एक माउंटेनियस एरिया है वीनस का, उसके बारे में भी हमें जानकारी जो मिलेगी कि वो किस तरह से बना है। और इसके लिए दा विंची जो होगा वो अपना एक प्रॉब या आप कह सकते हो अपना एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट या रॉबोट जो है वो वीनस के सरफेस पे छोड़ देगा 2031 में। ये प्रॉब जो है वो दोस्तों टाइटेनियम का बना होगा जो कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है और इसके साथ जो है वो
5 इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वीनस के टेम्परेचर को झेल सकें। और अपने कुछ टाइम पीरियड वहाँ पे बिताने के बाद वीनस के सरफेस के ऊपर ये रोबोट या ये प्रॉब आप कह सकते हो, ये कई तरह की मेजरमेंट्स लेगा, कई तरह के क्लोज इमेजेस वहाँ से कैप्चर करेगा ताकि हमें जो है वहाँ की जानकारी मिल सके। तो आपने इस मिशन के बारे में जरूर याद रखना, आपको पूछा जा सकता है, कभी भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा क्योंकि ये 2029 में लॉन्च होना है, तो इसका मतलब तब तक ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो रोज़ जो क्विज करते हैं वो आपको पता लग जाएगा, और एक जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु वन द डैश एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस 2022। 2 चीज़ें बतानी है, कौन सा एडिशन है ये नॉर्वे चेस 2022 का, और ये किसने जीता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्टैटिक है। मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, उन्होंने इसको जीता है, और ये 10th एडिशन है दोस्तों नॉर्वे चेस 2022 का, जो कि कहाँ पे खेला गया, नाम से पता लग रहा है नॉर्वे में खेला गया। 30 मई को ये स्टार्ट हुआ था और 10 जून को ये ख़त्म हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्वे चेस 2022, कार्लसन क्लिंचेस 5th टाइटल। ये 4थी बार लगातार है दोस्तों जो उन्होंने इस टाइटल को जीता है, और अदरवाइज उन्होंने 5वीं बार इस टाइटल को जीता है 10 एडिशंस के अंदर, मतलब 10 में से 5 बार तो जो है वो मैग्नस कार्लसन ही जीत चुके हैं इस टाइटल को, और 4थी बार लगातार इस टाइटल को जीता है, और बुल्गारिया के ग्रैंड मास्टर थे उनको हराया है। और हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन हैं और साथ में फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इंडिया के विश्वनाथन आनंद, उन्होंने फाइनल राउंड के अंदर नॉर्वे के एक प्लेयर को हराया है, आर्यन तारी को, और तीसरा स्थान जो है वो नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो अपना हासिल किया। और इसमें अगर आप देखोगे टोटल मैग्नस कार्लसन के 16.5 पॉइंट्स थे, और इसमें शाखरियार के 15.5 हैं, विश्वनाथन आनंद के 14.5 हैं। तो तीसरा स्थान जो है वो किसका है, विश्वनाथन आनंद। ये भी आपने याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्वे चेस ग्रुप ए एक इवेंट हुआ था। एक तो नॉर्वे चेस मेन टूर्नामेंट है, एक ग्रुप ए इवेंट है। इसमें इंडिया के ग्रैंड मास्टर और बहुत ही फेमस प्लेयर आर प्राग्ननंदा ये जीत चुके हैं, ये आपने याद रखना है, इनके 7.5 पॉइंट्स रहे हैं। तो 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है, किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है, हमारे जो विश्वनाथन आनंद हैं उनका रैंक कौन सा है, इसमें 3rd है, और इसका जो टीम ए इवेंट होता है उसमें किसने जीत हासिल किया, आर प्राग्नंदा जो है वो टॉप पे हैं 7.5 पॉइंट्स के साथ। ये टेक अवे पॉइंट्स हैं, याद रखने हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु इज अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आप कह सकते हो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनके साथ रहेंगे, और सेकंड पोजीशन के तौर पे उनको जाना जाता है। और ये अपॉइंट किया गया है रबाब फातिमा को। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से, याद रखोगे बांग्लादेश से। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने एम्बेसडर रबाब फातिमा जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं बांग्लादेश की तरफ से, उनको अंडर सेक्रेटरी जनरल या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो यूनाइटेड नेशन का अपॉइंट किया गया है। ये हैं दोस्तों रबाब फातिमा, और ये परमानेंट या आप कह सकते हो करंट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं बांग्लादेश की, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और एम्बेसडर रबाब फातिमा जो हैं वो फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट हैं बांग्लादेश की तरफ से जो कि इस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट की गई हैं, और हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल जो है वो बन चुकी हैं बांग्लादेश की अंडर द यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर। तो बांग्लादेश की सबसे बड़ी पोजीशन जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम में है वो किसके पास है, रबाब फातिमा के पास है। ये नाम आपने भूलना नहीं है, कंट्री आपको पूछी जा सकती है। और यूनाइटेड नेशन के जो चीफ एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट अमनदीप सिंह गिल को अपना एनवाई ऑन टेक्नोलॉजी अपॉइंट किया है। तो सीनियर इंडियन डिप्लोमेट है अमनदीप सिंह गिल जी, उनको अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का एनवाई ऑन टेक्नोलॉजी। ये आपने वर्ड याद रखना है क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने स्पेशली अमनदीप सिंह गिल को माना है कि वो थॉट लीडर हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके। मतलब कह सकते हो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेके, और डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन करने में बहुत बड़ा रोल जो है वो अमनदीप सिंह गिल आगे निभा सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने याद रखना है, अमनदीप सिंह गिल जो है वो इंडियन डिप्लोमेट है, उनको अपॉइंट किया गया है एनवाई ऑन टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ रबाब फातिमा देख सकते हो जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करती है, इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल या अंडर सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आपने याद रखना है यहाँ पे 2 और अपॉइंटमेंट, संजीव बजाज का नाम देख रहे हो, ये प्रेसिडेंट लगाए गए हैं रिसेंटली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के 1 साल के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कैम्बेल विल्सन, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ लगाए गए हैं कौन सी कंपनी के, एयर इंडिया के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं। और यूनाइटेड नेशन के बारे में याद रख लें, एंटोनियो गुतेरेस जो हैं वो इसके हेड हैं, इसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसकी मेंबर कंट्रीज 193 हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन जो जानवरों के लिए या एनिमल्स के लिए बनाई गई है उसका नाम बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में रशिया ऐसा कंट्री था जिन्होंने एनिमल्स के लिए वैक्सीन बनाई थी और उसका नाम क्या था, कार्निवक कॉव। लेकिन ये रशिया की वैक्सीन थी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन, तो आंसर क्या होगा, एनोकोवैक्स, या इसको नो कोवैक्स भी कह सकते हैं, लेकिन आपने नाम याद रखना है, आंसर होगा इसका बी। तो ये वैक्सीन किसने डेवलप की है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। ये दोस्तों हिसार हरियाणा में स्थित है और ये ड्रग ट्रायल की गई है और बहुत ही सेफ है डॉग्स के लिए, लायंस के लिए, लेपर्ड्स के लिए, माइस या रैबिट्स के लिए। तो ये टेस्टिंग जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो ये किसने डेवलप की है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। दूसरा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनोकोवैक्स, ये याद रखोगे। और ये लॉन्च किसने की है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे, फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने इसका लॉन्च जो है वो किया है। तो ये डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट्स को क्या कर देगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकती है। और साथ ही साथ जो यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने कैन कोव 2 एलिसा किट का जो है वो भी लॉन्च किया है। ये एक आप कह सकते हो कि सेंसिटिव और स्पेसिफिक न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन बेस्ड इंडायरेक्ट एलिसा किट है, जो कि एंटीबॉडी जो है SARS-CoV-2 के जान सकती है बॉडी में से। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आपने इतना कुछ याद नहीं रखना, आपने सिर्फ इस जो कोविड-19 वैक्सीन है जो जानवरों के लिए बनाई गई है इंडिया की पहली, उसका नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। स्पाइसेस बोर्ड ने एक टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कौन सी कंपनी के साथ, ताकि फार्मर्स को प्रमोट किया जा सके, वो अपना सामान जो है वो इस कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेच सके, उनको बड़ी मार्केट एक्सेसिबिलिटी मिल सके। और ये टाई अप किया है इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो स्पाइसेस बोर्ड, जो कि आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फ्लिपकार्ट के साथ ताकि मार्केट एक्सेसिबिलिटी हो सके और जितने भी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पाइस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, मसालों की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, वो अपना सामान जो है वो फ्लिपकार्ट के ऊपर बेच सकें। तो ये फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम के थ्रू जो है ये आगे बढ़ाया जाएगा। इसका मेन मकसद यही है कि जो छोटे उद्योग हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटे आर्टिजन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, रूरल सेलर्स हैं जो गांव में सामान बेचते हैं, या जो फार्मर कम्युनिटी है, वो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्लिपकार्ट के थ्रू पूरे इंडिया में, इवन पूरे वर्ल्ड में अलग अलग मार्केट में पहुंचा सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट जो है वो स्पाइसेस बोर्ड के थ्रू पूरे इंडिया में उस सामान को बेचेगा ताकि फार्मर्स या जितने भी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जीवन स्तर बढ़ाया जा सके और उनकी इनकम को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये आपने याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। What is the rank of India in United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report for FDI in 2021? तो कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखें, ये एक रिपोर्ट है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के थ्रू जारी की गई है और इसके अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक जो है वो 7th है। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की तरफ से दी गई है। इंडिया जो है वो 7
7वें स्थान पे, इसका मतलब इंडिया टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज में है एफडीआई इन्वेस्टमेंट लिस्ट के अंदर, अगर 2021 का डाटा हम देखें, जबकि पूरे वर्ल्ड में और खास करके इंडिया में एफडीआई इन्वेस्टमेंट कम हुई है, फिर भी इंडिया जो है वो टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज में गिना गया है। तो एफडीआई इनफ्लो जो इंडिया में हुआ है वो कम हो गया है, लाइक 19 बिलियन डॉलर जो है वो रह गया है, पहले 45 बिलियन डॉलर था अगर आप 2021 का डाटा देखोगे, और 2020 में अगर आप देखोगे ये बहुत ही ज़्यादा था, 64 बिलियन डॉलर था। लेकिन 2020 में कोविड आया, 2021 में कोविड रहा, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो एफडीआई है इंडिया में कम हो गई है। तो इंडिया फिर भी टॉप 10 इकोनॉमीज में अपने आप को मैनेज कर रहा है, मतलब हम 7वें स्थान पे हैं। टॉप पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर दूसरे स्थान पे चाइना है, तीसरे पे हांगकांग है, चौथे पे सिंगापुर है, और 5वें पे कनाडा है, 6th पे ब्राज़ील है, और 7th पे कौन सा कंट्री है, इंडिया है दोस्तों। और इंडिया ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव जो है वो एफडीआई को इंडिया में लेके आने के लिए किए हैं, जैसे कि एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो इन्होंने लॉन्च किया, जिसके थ्रू आपके पास एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर को कोई क्लियरेंस चाहिए, कोई अप्रूवल चाहिए, कोई एंटरप्रेन्योर को कोई क्लियरेंस या अप्रूवल चाहिए, किसी बिजनेसमैन को कोई अप्रूवल चाहिए, तो इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके वहां पे अप्लाई कर सकता है। तो मतलब एक हैसल फ्री प्रोसेस जो है वो वहां पे रखा गया है। और अगर एफडीआई जो है वो केवल आप एशिया के अंदर देखोगे तो तीसरे साल लगातार जो है वो एशिया सबसे बड़ा एफडीआई इनफ्लो बना है, लाइक 619 बिलियन का जो एफडीआई है वो इंडिया में हुआ है। और अगर आप ग्लोबल इनफ्लो में देखोगे तो एशिया 40% अकाउंट करता है, तो एशिया का बहुत बड़ा रोल है एफडीआई इनफ्लो के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में याद कर लें, 1964 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसकी मेंबर कंट्रीज जो है वो 195 हैं। और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो आजकल हैं रेबेका ग्रिन्सपैन। तो ये सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली बनाई गई थी लास्ट ईयर, आपने याद रखना है, रेबेका ग्रिन्सपैन। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who has launched the Small Medium Business साथी उत्सव initiative to help small businesses to use digital media for their businesses? ताकि अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजिटल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करें। और इसके तहत जो है वो कौन सी कंपनी जो है उसने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है स्मॉल मीडियम बिजनेस साथी उत्सव के नाम से, ताकि एक तो उनको एजुकेट भी किया जा सके और उनको नॉलेज भी दी जा सके कि कोविड के टाइम पीरियड पे ऐसे कौन कौन से बिजनेसमैन हैं जिन्होंने डिजिटल मीडिया का यूज़ करके जो है वो आगे बढ़े हैं। और ये प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप इंडिया। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है स्मॉल मीडियम बिजनेस साथी उत्सव, ताकि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो डिजिटल मीडियम्स का यूज़ करके अपने आप को ऊपर उठा सकें। तो इसी के साथ ये एक एग्रीमेंट किया गया है व्हाट्सएप का, किसके साथ, जोश टॉक्स के साथ, ताकि एजुकेशन भी दी जा सके और छोटे बिजनेसमैन को आगे बढ़ाया जा सके, उनको बताया जा सके कि व्हाट्सएप का किस तरह से आप फुल पोटेंशियल के तौर पे यूज़ कर सकते हो और किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो। तो मेन जो मकसद है इस इनिशिएटिव का यही है कि जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो पैंडेमिक से रिकवर कर सके, कोविड-19 से बाहर निकल सकें। और इस इनिशिएटिव के थ्रू कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज जो हैं वो सुनाई जाएंगी जोश टॉक्स के थ्रू, कि किस तरह से कोविड-19 के टाइम पे बिजनेसमैन जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ऊपर उठे हैं। तो व्हाट्सएप ने इसको अभी पायलट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया इस एसएमबी साथी उत्सव का जयपुर के अंदर। वहाँ पे छोटे 500 स्मॉल बिजनेसमैन होंगे, उनको जो है वो ट्रेन किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन भी शिफ्ट कर सकते हो। और मेन गोल इस ट्रेनिंग का यही रहेगा कि बिजनेस ओनर्स को बढ़ाया जा सके, उनको बताया जा सके कि व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन का किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, किस तरह से लोगों को बता सकते हो कि हम ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेच रहे हैं। तो वो ट्रेनिंग का मेन मकसद तो आपको यहाँ से क्लियर है। और व्हाट्सएप इंडिया ने इसको लॉन्च किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट छोटे बिजनेसमैन को यहाँ से लाभ जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत बिल पे लिमिटेड ने एक कंपनी को ऑनबोर्ड किया है एज ए की एजेंट इंस्टीट्यूशन, ताकि बिल पेमेंट सॉल्यूशंस जो हैं वो उनके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। और ये कंपनी है दोस्तों क्रेड। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो कि एक फुली ओन्ड सब्सिडरी है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, उन्होंने ऑनबोर्ड किया है एक कंपनी जिसका नाम है क्रेड, और एज ए की एजेंट इंस्टीट्यूशन उसको डिक्लेयर किया है, ताकि बिल पेमेंट सोल्यूशंस जो हैं वो क्रेड यूजर्स को दिए जा सके। तो एज ए एजेंट इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो क्रेड जो है वो नए मेंबर टच पॉइंट्स बनाएगा,
नए मेंबर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन आसान हो सके, उनके कंप्लेंट्स को दूर किया जा सके, और साथ ही साथ उनको ऑन बोर्ड कर लिया जाएगा, मतलब इंस्टेंट कंफर्मेशन उनको दे दी जाएगी और उनको बताया जाएगा कि किस तरह से पेमेंट जो है वो आप कर सकते हो, आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स उसमें मिलेंगे, क्या चार्जेस आपको लगेंगे, और साथ ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम की ब्रांड विजिबिलिटी जो है वहां पे दिखेगी। मतलब आपको क्रेड एप्लीकेशन खोलते ही भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी जो है वहां पे एक लोगो उसका दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि अपडेटेड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो वहाँ पे दिखेगी, अलर्ट्स या रिमाइंडर्स आपको दिए जाएंगे, आपकी कोई कंप्लेंट्स है वो वहाँ पे ऑनलाइन ही सॉल्व की कर दी जाएगी। लेकिन ये सारे उन यूजर्स के लिए होगा जो भारत बिल पे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो करेंगे यूजिंग क्रेड एप्लीकेशन। मतलब क्रेड एप्लीकेशन के थ्रू जब आप पेमेंट करोगे तो भारत बिल पे सिस्टम जो है वो आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत तरह के फायदे जो है वो मिलेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से याद रख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है मल्टीलिंगुअलिज्म का, और एक लैंग्वेज को उन्होंने पहली बार जो है वो मेंशन किया है कि उसमें भी हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो जारी किया करेंगे और उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ये रेजोल्यूशन जो है दोस्तों इंडिया की तरफ से को स्पॉन्सर किया गया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन सी लैंग्वेज की, हिंदी की। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मल्टीलिंगुअलिज्म का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जो कि को स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है, और इसमें हिंदी लैंग्वेज को पहली बार जो है वो आगे बढ़ाने की बात की गई है और पहली बार हिंदी लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। तो इस रेजोल्यूशन के अंदर बांग्ला और उर्दू लैंग्वेज को भी पहली बार मेंशन किया गया है, साथ में हिंदी को भी मेंशन किया गया, तो जरूर याद रखना है। और इसमें यूनाइटेड नेशन का ये लक्ष्य रहा है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि कम्युनिकेशन के लिए जो आप कह सकते हो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसका तो यूज़ करना ही करना है, लेकिन नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पोर्तुगीज़ है, जैसे हिंदी है, पर्शियन है, बांग्ला है, उर्दू है। इन लैंग्वेज का भी आप ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ यूज़ कर सकते हो और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। अरेबिक है दोस्तों, चाइनीज़ यहाँ पे है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन लैंग्वेज है और स्पेनिश जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश और फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो वर्किंग लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे काफ़ी बार गलत कर देते हैं। वर्किंग लैंग्वेजेस सिर्फ 2 हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो यूनाइटेड नेशन की 6 हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है इस मल्टीलिंगुअलिज्म का या हिंदी को आगे बढ़ाने का, कि एक तो हिंदी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके या ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत है और उन तक जो है वो यूनाइटेड नेशन की बातें जो हैं वो हिंदी में पहुंचाई जा सके, ताकि उनमें अवेयरनेस जो है वो क्या हो, इंक्रीज हो। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया जो है वो उन 12 इकोनॉमीज में आता है जिनको मॉनिटरिंग लिस्ट में रखा गया है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी की तरफ से। तो एक सेमी एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर साल में 2 बार एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट को जारी करता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, और इस रिपोर्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इसमें लाइक 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज आया है, जिसमें $569 बिलियन का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, जो कि 4th लार्जेस्ट है। क्योंकि टॉप पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना। चाइना का $3.2 ट्रिलियन है। दूसरे नंबर पे आता है इसमें जापान का $1.2 ट्रिलियन है, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों इसमें स्विट्जरलैंड, इसका $1 ट्रिलियन है। लेकिन इंडिया का $569.9 बिलियन है। और इंडिया जो है वो 3 में से 2 क्राइटेरिया को ही जो है मापदंडों को जो है वो पूरा करता है दिसंबर 2021 की रिपोर्ट में और अप्रैल 2021 की रिपोर्ट में, जो कि यूएस ट्रेजरी की तरफ से दी गई, इसलिए इनको मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। मतलब यूएस जो है, जो उनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, वो ये देखता है कि कौन सी कंट्रीज यूएसए के साथ ट्रेड करती है और उनका फॉरेन एक्सचेंज स्टेटस जो है वो बेसिकली क्या है, मॉनिटर करना ज़रूरी है या नहीं करना ज़रूरी है। तो इंडिया को मॉनिटरिंग लिस्ट के अंदर रखा है। और जो अभी जून 2022 की रिपोर्ट आई है, इसमें भी इंडिया का जो बाइलेटरल ट्रेड है वो इतना ज़्यादा सरप्लस नहीं आया कि इसको जो मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया जाए। तो यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी ने कहा है कि इंडिया अगर 2 से ज़्यादा कुछ पायदानों या कुछ मापदंडों को और जो है वो सही कर लेता है तो इंडिया को फिर हम मॉनिटरिंग लिस्ट से निकाल सकते हैं। तो आपने याद रखना है ये इंडिया जो है 12 इकोनॉमीज में आता है मॉनिटरिंग लिस्ट में, लेकिन ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है,
इंडिया ने $55 मिलियन जो हैं वो क्रेडिट लाइन के तौर पे दिए हैं फर्टिलाइज़र इंपोर्ट्स के लिए। कौन सी कंट्री को दिए हैं? दिए हैं दोस्तों श्रीलंका में ऑलरेडी क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में और साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। और श्रीलंका को हम कुछ लोन की तरह से एक पैसा दे रहे हैं $55 मिलियन, ताकि वो यूरिया फर्टिलाइजर्स को जो है वो अपनी कंट्री के अंदर मंगवा सके। हम यूरिया फर्टिलाइजर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं कि वो कहीं से भी उसको मंगवा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम भी बहुत ज़्यादा जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो एक क्रेडिट लाइन जो है वो एक अर्जेंट रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका की, तो उसके तौर पे हम जो है वो उनको ये क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करें। उन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने ये पैसा दिया। तो हम बहुत सा पैसा श्रीलंका को ऑलरेडी दे चुके हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत। और अगर आप देखोगे हम ऑलरेडी $3.5 बिलियन जो है वो श्रीलंका को प्रोवाइड कर चुके हैं, ताकि वो फूड, हेल्थ या एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर सके, अपना फूड, मेडिसिन, फ्यूल जो है वो बाहर से मंगवा सके। तो हमने इवन काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफर्ट्स भी किए हैं, लाइक फ्यूल जो है वो हमने श्रीलंका में भेजा भी है। और श्रीलंका के बारे में याद रखना है, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ के हैं रनिल विक्रमसिंघे, जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोताबाया राजपक्षा। जो कैपिटल है दोस्तों, एक तो कोलंबो है जो कि कमर्शियल कैपिटल है, और एक यहाँ की कैपिटल है जयवर्धने पुरेकोटे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और करेंसी जो है वो श्रीलंकन रूपी है। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन सिर्फ एक पिक्चर से कर सकते हो। जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी, वो 2 कंट्रीज़ को विजिट करके आए हैं। एक तो स्लोवेकिया, 2 और 3 जून को स्लोवेकिया गए थे, और चेक रिपब्लिक गए हैं फिर 4 और 5 जून को। और उन्होंने हाई लेवल टॉक्स जो है वहाँ पे की है, और किस तरह से दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के साथ मिलकर काम कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने जानकारी ली है। अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें पहला पॉइंट हमारे पास है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है CISS एप्लीकेशन, जो कि बाल स्वराज पोर्टल के अंदर जो है वो जारी की गई है। और इसका मेन मकसद यही है कि जो बच्चे जो है वो स्ट्रीट्स पे रहते हैं उनको किसी न किसी तरह से रिहैबिलिटेट किया जा सके, उनको किसी न किसी तरह से उनके जीवन को सुरक्षित किया जा सके, उनको ज़रूरत है सहायता की वो प्रोवाइड की जा सके। तो आप कह सकते हो ये आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, तो उस ड्यूटी के तहत जो पब्लिक है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उन बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करेंगी, और इस एप्लीकेशन के थ्रू उनको सारी जानकारी जो है वो मिल सकती है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो गैबन, सेनेगल और कतर 3 कंट्रीज़ में जाके आए हैं। ये पहली बार हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो इन तीनों कंट्रीज़ में गए हैं। और गैबन और सेनेगल जो है वो आप कह सकते हो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया की कमिटमेंट जो है वो अफ्रीका को लेकर बहुत ज़्यादा है कि हम बहुत तेज़ी से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। तो उसी को शो करने के लिए जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ में विजिट किया गया। और कतर के साथ हम 50th एनिवर्सरी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वेंकैया नायडू जी वो पहुंचे इन 3 कंट्रीज में। भारत बिल पे ऑन बोर्ड क्रेड एज द की एजेंट सोल्यूशन, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। उन्होंने 1000 करोड़ का एक स्टार्टअप फंड जो है वो जारी किया है अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो जो नए स्टार्टअप्स हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है वो आगे बढ़ेंगे, उनको जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टार्टअप्स का चलन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी बढ़ सके और अलग अलग सेक्टर्स में ये स्टार्टअप्स इन्वेस्ट कर सकें। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हिंदी को पहली बार मेंशन किया, हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। नासा का पहला वीनस मिशन जो है वो 2029 में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम है दा विंची मिशन। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 11 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था कि एबल प्राइज जो है वो 2022 का किसको मिला है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि एबल प्राइज जो है वो किंग ऑफ नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है, एक या एक से ज़्यादा लोगों को, लेकिन वो मैथमेटिशियन ही होने चाहिए। और ये नॉर्वे के बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबल, उनके नाम से रखा गया। और ये नोबेल प्राइज़ के तौर पे भी जाना जाता है मैथमेटिक्स की फील्ड में। और इसमें जो इनाम राशि है वो भी बहुत ज़्यादा है, 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर जो है वो इसमें राशि दी जाती है। और अगस्त 2001 में ये डिक्लेयर किया गया था नॉर्वेजियन गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है वो हर साल इस अवार्ड को दिया करेंगे। और 2002 में पहला अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि जो नील्स हेनरिक एबल हैं उनकी 200th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे पहले पर्सन थे एटली
एटली सेलबर्ग, जिनको ये एबल प्राइज जो है वो 2002 में अनाउंस किया गया, लेकिन इनको 2003 में ये अवार्ड दिया गया। और इस साल ये अवार्ड दिया गया है डेनिस पी सुलिवन को, और ये बिलोंग करते हैं यूएसए से। इनका कंट्रीब्यूशन अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री के अंदर या कई अलग अलग क्षेत्रों में मैथमेटिक्स के अंदर इनका योगदान रहा, तो इनके लिए इनको एबल प्राइज 2022 के लिए चुना गया। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो 2020 का किसको दिया गया। इसको 56th ज्ञानपीठ अवार्ड भी कह सकते हो या 2020 का भी कह सकते हो। तो आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे सब तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, लेकिन स्पेशली टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि इससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस आपने नहीं लेना, हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।